नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ समर्पित है अपने हम उम्र मित्रों के बाल बच्चों के लिए। मेरे कतिपय मित्रों ने आग्रह किया, क्योंकि जब भाषा की परिभाषा और समास का जो वीडियो उन लोगों ने देखा तो आग्रह किया कि वर्णमाला से संबंधित कुछ सूचनाएं दो, चूँकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है और इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अपने उन्हीं मित्रों के आग्रह पर मैं व्याकरण का पाठ आप लोगों के लिए लाया हूँ। कहने के लिए यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए है, मगर वास्तविकता यही है कि उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भी शामिल होने वाले छात्रों के लिए भी, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी व्याकरण और विशेष करके हिंदी व्याकरण कठिन लगता है। और इसीलिए यह भी धारणा घर कर गई है कि हिंदी जटिल है, कठिन है, मगर मैं मानता हूं कि हिंदी अन्य भाषाओं की वनिस्पत सरल है। आवश्यकता है उसको वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित करते हुए उसके अध्ययन की। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और अपनी अंग्रेजी भी कोई बुरी नहीं न तो थी, आज कुछ कमज़ोर जरूर हो गई है, मगर कभी विद्यार्थी जीवन में अंग्रेजी कमज़ोर नहीं थी। मगर जब यूपीएससी की परीक्षा देने की बारी आई और एमए में नामांकन कराया तो संस्कृत व्याकरण से जुड़ाव हो गया। अष्टाध्यायी पर रिसर्च किया और यह पाया कि हिंदी और उसकी लिपि तो बहुत ही वैज्ञानिक है। जरूरत है हिंदी को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने की, जो संभव नहीं हो पा रहा है। और योग्य गुरु तो हैं, मगर उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है या मिल पाया है। और अभी दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो कि समानांतर चल रही है। राज्य सरकारों की के द्वारा संचालित विद्यालयों में और केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई के द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालयों में तो 10वीं क्लास तक हिंदी को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उससे हीनता का भाव पैदा हो जाता है बच्चों में। नतीजा ये होता है कि अन्य सामाजिक विषयों में, सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस में 100% अंक तो लाते हैं और हिंदी में टाएं टाएं फीस हो जाते हैं। और सरकारी विद्यालयों में ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई कितनी होती है, मगर संतोषजनक नहीं है नतीजा। व्याकरण कमजोर है। तो मैं
जब भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ, कहा जाता है कि जो है व्याकरण की पढ़ाई जो है 12 वर्षों की जो है होती थी, यानी कि जब गुरुकुल परंपरा थी, चूँकि व्याकरण भी जो है एक वेदांग है और हर एक वेदांगों की पढ़ाई जो है 12 वर्षों तक होती थी। मगर मैं व्याकरण और भाषा विज्ञान के अध्ययन के दौरान जो है व्याकरण जब पढ़ाता हूँ तो व्याकरण और भाषा विज्ञान सहित जो है 12 घंटे में पूरे भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और व्याकरण का पाठ जो है खत्म कर दिया हूँ। और जिन्होंने मेरा जो है क्लास गंभीरता पूर्वक जो है अटेंड किया, किसी को जो है 80% से नंबर जो है कम नहीं आया। तो वैसे ही पूरे भाषा विज्ञान में जब ध्वनि विज्ञान जब मैं पढ़ाता हूँ तो 4 घंटे, और उसके साथ जो है पद विज्ञान, वाक्य और अर्थ लगा देता हूँ तो 2-3 घंटे और लग जाता है। इस तरीके से जो है पूरे भाषा व्याकरण को मैं 6 घंटे में पढ़ा दूंगा और हिंदी सरल लगने लगेगी, यह मेरा विश्वास है। तो चूंकि 6 घंटे का वीडियो मैं बना तो दूंगा, मगर न तो जो है साधन तो है नहीं, और जो है लोगों के पास जो है धैर्य भी नहीं है। तो इसलिए इसको जो है खंड खंड में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मगर यह जो है निश्चित तौर पर जो है मैं कह सकता हूँ कि जो है आप में जो है 6 घंटे, 5 घंटे 6 घंटे का जो है पूरा जो है मेरा व्याकरण का जो है क्लास होगा। उसमें वर्ण विचार, पद विचारे, वाक्य विचार और रचना, जिससे और रचना में निबंध लेखन, पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण और सृजनात्मक हिंदी में कथा लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, फीचर लेखन वगैरह सब जो है मैं बता सकता हूँ। तो अब हम लोग जो है आ जाएं मूल पाठ पर। मूल पाठ, क्योंकि कहूँ कि जो है व्याकरण को जो है विज्ञान की तरह जो है पढ़ा जाएगा, तब जो है हिंदी व्याकरण जो है आसान हो जाएगा। तो व्याकरण पहले हम लोग जान लें कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण शब्द की जो है उत्पत्ति क्री धातु से हुई है। इसमें जो है बी आ क्री में लयूट प्रत्यय लगने से जो है व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद जो है अण प्रत्यय हो जाता है। बी आ क्री लयूट और अण। वी का मतलब जो है बता चुका हूं कि विशेष रूप से, सरल अर्थ में। आ का मतलब भाषा की परिभाषा में भी बताया था, आ का मतलब जो है फैला देना, यानी कि जो है खंड खंड कर देना। क्री माने जो है करना। तो इस प्रकार भाषा को जो है खंड खंड करके उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही जो व्याकरण है। और व्याकरण जो है भाषा को अनुशासित करने का साधन है। भाषा में हमने जो है ये देखा कि भाषा मुख से उच्चरित भावाभिव्यक्ति का साधन है, और उस भावाभिव्यक्ति के साधन को
आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और सही रूप में पहुंचाने के लिए व्याकरण भाषा और जो है भावी या आगत समाज के बीच पारस्परिक अभिव्यक्ति का सेतु बनता है। सेतु यानी कि पुलिया। तो भाषा का रूप जो है विकृत न हो, इसीलिए जो है व्याकरण की जो है आवश्यकता पड़ती है। और यह भी जो है जान लेना चाहिए कि जो जिंदा जो है जीवित जो भाषाएं हैं और जो जिंदा दिल भाषाएं हैं, उनका व्याकरण जो है पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण व्याकरण उसी भाषा का होता है या हो सकता है जो मृत हो गई है। जीवंत भाषा का व्याकरण जो है अधूरा ही रहता है और अधूरा ही रहेगा। तो व्याकरण, हिंदी का व्याकरण भी जो है पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदी अभी जीवंत भाषा है जो कि क्षेत्र विशेष से, विशेष करके जो है दिल्ली और उसके आसपास के कुरु प्रदेश से निकली हुई हिंदी आज जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है संपर्क की भाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के जो है लफड़े में हम लोग नहीं पड़ेंगे, मगर यह जो है संपर्क भाषा है और आज यह जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बन चुकी है। और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा बनने की ओर अपना देश प्रयत्नशील है। तो इस स्थिति में जब यह इतना विकास कर रही है, तो इसका जो है व्याकरण और पूर्ण व्याकरण की अपेक्षा करना मुझे लगता है कि भाषा के साथ और हिंदी के साथ ज्यादती है, बेईमानी है। तो हमने ये देखा कि जो है व्याकरण भाषा को संतुलित करता है, उसके परिनिष्ठित और परिष्कृत रूप को संरक्षित और सुरक्षित रखता है और आने वाली पीढ़ी तक पूर्ववर्तियों के द्वारा प्रयुक्त किए गए भाषा के रूप लगभग हूबहू पहुंच सके, यह जो है प्रयास करता है। तो भाषा जो है अभिव्यक्ति की जो है लघुत्तम, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है और भाषा की जो है लघुत्तम इकाई वाक्य है। यानी कि जिसमें हम जो है बात करते हैं तो सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य है। इस पर हम लोग जो है आगे वाक्य विचार में जो है बात करेंगे। और वाक्य जो है बनता है, वाक्य में जो है वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उस पर गंभीरता में आगे विचार करेंगे। सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, मूल रूप से सरल, मिश्रित। अब इसी के साथ एक जो है संयुक्त भी है, कोई तीसरा भी जो है मान सकते हैं कि ये जो है तीसरा भी होता है। सरल वाक्य यानी कि छोटा सा वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, कर्म हो। और जब दो, एक से अधिक जो है उपवाक्य, यानी कि उसमें से जो है सरल वाक्य का एक ही होता है, वह जो है मुख्य वाक्य होता है। मगर मिश्रित और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य मिले रहते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं, पहले को कहते हैं प्रधान वाक्य और दूसरे को जो है प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, और दूसरे को जो है आश्रित उपवाक्य।
आश्रित उपवाक्य। जब एक प्रधान वाक्य उपवाक्य हो और दूसरा जो है एक आश्रित उपवाक्य हो तो जो है वो मिश्रित वाक्य हो जाता है। और जब एक से अधिक जो है उपवाक्य, प्रधान वाक्य प्लस एक मिश्रित आश्रित वाक्य, फिर जो है एक और आश्रित वाक्य आदि हो जाए और वह जो है और, लेकिन, परंतु वगैरह से जो है जैसे से जुड़ा हुआ रहे तो वह जो है संयुक्त वाक्य बन जाता है की आदि से। तो वाक्य जो होता है बनता है जो है पद से या शब्द से, पद या शब्द। अब पद या शब्द जो है दो शब्द मैं दे रहा हूं। तो वाक्य में या भाषा में जब हम लोग जो है जब कोई रूप या उसका जो है अंश या खंड जो है करते हैं के रूप में कि यह कर्ता है, यह क्रिया है, यह कर्म है, तब वह जो है पद होता है, शब्द नहीं होता है। डिक्शनरी में जो हम लोग जो है देखते हैं वह जो है शब्द है, यानी कि कोश में जो है जो दिया गया है शब्द वह जो है शब्द है। तो शब्द जो है व्यवहार में शब्द का या वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वाक्य का शब्द का कोई निश्चित अर्थ होता ही नहीं है, एक से अधिक अर्थ होते हैं। और चूंकि वाक्य का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है सार्थकता जो है सबसे जो है प्रथम जो है शर्त है भाषा की। तो शब्द का चूंकि निश्चित और निर्धारित अर्थ नहीं, एक ही शब्द के जो है अनेक अर्थ होते हैं, तो वाक्य में जो है जब प्रयोग कर लिया जाता है तब प्रयोग में लाने के लिए उसमें जो है विभक्तियां जोड़ी जाती है। कारक पढ़ेंगे उस समय विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो जब वे विभक्तियां जब जुड़ जाती है तो जो है पद बन जाता है। तो वाक्य में शब्द का नहीं पद का जो है अध्ययन करते हैं। शब्द जो है व्याकरण की चीज है, शब्द जो है व्याकरण में है, उसके वह समझाने के लिए है। तो पद कैसे, शब्द धन जो है विभक्ति लगा देते हैं तब तो वह जो है पद बन जाता है। व्याकरण में जो है शब्दों पर विचार किया जाता है, पदों पर सामान्यता नहीं किया जाता है। तो पद जो है बनता है, पद जो है शब्द से जो है बना, और शब्द जो है बनता है अक्षर ध्वनि या वर्ण के मेल से। अक्षर ध्वनि या वर्ण के मेल से। मेरे एक प्रशंसक ने जो है अक्षर ध्वनि और वर्ण के बीच जो है अंतर पूछा था, वो ध्यान देंगे तो यहाँ उनके शंका का जो है समाधान हो जाएगा कि अक्षर ध्वनि या वर्ण इन तीनों में जो है अंतर है। क्या अंतर है वो प्रश्न पूछा गया था। तो अक्षर जो होता है वह लघुतम उच्चारित इकाई है, यानी कि जो भाषा के लिए जो शब्द बनाते हैं तो उसमें शब्द जो बनाते हैं वो जो है हम लोग जो है अभी यही समझ लें कि वर्ण से बनाते हैं। जो शब्द जो है मिल रहा है वह जो है वर्ण से है। तो अक्षर या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह जो है शब्द है। और शब्द
जिस का जो रूप दिखता है वह नहीं, वरन यहाँ पर जो है जो उच्चरित है और लघुतम जो है इकाई है, यानी कि अब उसके बाद जो है उसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे जो है स्वर कहेंगे। यानी कि अक्षर जो है लघुतम उच्चरित, लघुतम उच्चरित, उच्चरित या उच्चार्य, उच्चारण, उच्चार्य, उच्चार्य इकाई जो क्षर नहीं है, अ माने नहीं, अक्षर माने नाश, यानी कि वह जो है अनस्वर है। तो जितने स्वर हैं अ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सभी जो हैं स्वर हैं, अक्षर हैं। क भी जो है अक्षर है, क ख ग च प, ये सब जो है अक्षर हैं। मगर इसमें जो है दो दो ध्वनियां हैं। क में अ ध्वनि है, ख में भी अ ध्वनि है, की में ई ध्वनि है, ई ध्वनि है। यानी कि क में जो है अक्षर तो एक ही है मगर ध्वनियां दो हैं। अ में एक ही अक्षर है और एक ही जो है ध्वनि है। तो लघुतम उच्चरित इकाई जो है अक्षर है और लघुतम श्रव्य इकाई यानी कि जो सुन रहे हैं वह जो है ध्वनि है। यानी कि जब हम सुन रहे हैं तो क जो है एक ध्वनि है जिसमें दो, एक तो जो है व्यंजन है और दूसरा अक्षर है, यानी कि जो है स्वर है, क और अ। तो लघुतम उच्चरित या उच्चार्य इकाई जो है स्वर है और सारे जो है अक्षर है और सारे अक्षर स्वर जो है अक्षर हैं। और जो व्यंजन हैं वे व्यंजन जो है दो दो ध्वनियों के जो है मेल से बने हुए प्रतीक हैं और ये जो है लघुतम श्रव्य इकाई है। लघुतम श्रव्य इकाई, श्रव्य का मतलब जो है सुनी जाने वाली इकाई, लघुतम श्रव्य इकाई। इकाई जो है ध्वनि है। और जब यहां लघुतम श्रव्य इकाई ध्वनि है और उसके बाद जो है वर्ण। वर्ण का मतलब तो अक्षर या ध्वनि का लिखित रूप, अक्षर या ध्वनि का, अक्षर या ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप जो है वर्ण, यानी कि वो जो है श्रवणीय है और यह जो है दर्शनीय है। अक्षर और ध्वनि श्रवणीय है और वर्ण जो है पठनीय है या दर्शनीय है। वर्ण को समझने के लिए हम लोग जो है ये समझ लें कि वर्ण का अर्थ जो है तय है रंग। वर्ण का मतलब रंग। कृष्ण जो है किस वर्ण के हैं? श्याम वर्ण के हैं। राम श्याम वर्ण के हैं, काले कलूटे। तो जब वर्ण यानी कि जो है कलर,
तो जब ध्वनि या अक्षर को जब कलर दे दिया जाता है, यानी कि उसे लिपि में बद्ध कर दिया जाता है, तो वह वर्ण हो जाता है। जैसे कि अ मैं लिख रहा हूं, अ एक जो है उच्चारण कर रहा हूं तो जो है ध्वनि है या अक्षर है, मगर जब यहां पर लिख दिया तो यह जो है वर्ण हो गया। अब इसी जो है अक्षर को या ध्वनि को मैं यहां जो है काले रंग में दिया हूं। अब जो है आ को जो है मैं लाल कलर दे दिया, लाल रंग दे दिया। अक्षर या ध्वनि को जब रंग दे दिया तो यह जो है ध्वनि है, मगर यहां पर उच्चारण कर रहा हूं तो ध्वनि है, मगर जब लिख दिया तो यह जो है वर्ण हो गया है। वैसे ही अगर जो है इसको अगर यहां पर लिख दिया तो यह जो है नीले रंग का हो गया, ध्वनि जो है वर्ण बन गई। तो स्पष्ट है ध्वनि और जो है वर्ण और अक्षर में जो अंतर है वह जो है समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इन्हीं ध्वनियों या अक्षरों के मेल से हम लोग शब्द बनाते हैं। तो भाषा की जो है लघुतम सार्थक इकाई वाक्य है, और वह उस वाक्य की निर्मिति में पद या शब्द आते हैं, और शब्द जो है ध्वनि या अक्षर अगर पुस्तक के रूप में है तो वर्णों के मेल से आते हैं। तो इस तरीके से व्याकरण का पहला पाठ हो गया ध्वनि विचार या वर्ण विचार। क्योंकि व्याकरण जो है पढ़ाने के लिए होता है, जिससे, और वह एक नियम है, विधि है, जिस पर आगे व्यक्ति के या जिज्ञासु के भावाभिव्यक्ति की नींव रखी जाती है। तो वर्ण तो यह जो है वर्ण विचार हो गया। अगर जो है भाषा के रूप में है तो वहां पर जो है ध्वनि शास्त्र या ध्वनि विज्ञान या उसी को जो है स्वन शास्त्र भी जो है कहते हैं, ये नाम जो है आता है। तो अब हम लोग जो है वर्णों पर जो है विचार करेंगे। अब जो है यही वर्ण विचार भाषा विज्ञान के अंतर्गत या जो है ध्वनि शास्त्र के भाषा विज्ञान के अंतर्गत या जो है ध्वनि विज्ञान या ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, मगर व्याकरण में इसे जो है वर्ण विचार के रूप में जानते हैं। वर्ण विचार। अब इसी के साथ जो है एक शब्द आ जाता है वर्णमाला। वर्ण तो हो गया, यानी कि जो कि पुस्तकों में है, जो लिखित रूप में है, जो दर्शनीय है, वह जो है वर्ण है। तो वर्णों को एक निश्चित जो है क्रम दिया गया है, क्योंकि हिंदी जो है पूरी तरह जो है वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस करके इसको जो है हमारे जो है पूर्वजों ने कस करके जो है रखा है। तो वर्णों को एक माला में जो है पिरो दिया गया है। इसलिए जो है वर्ण विचार का जब अध्ययन करते हैं या कहते हैं कि वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि जो है वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला। और अपनी जो है वर्णमाला में जो है मोटे तौर पर, अपनी वर्णमाला को मोटे तौर पर दो भाग में जो है बांटा गया है।
जिसमें एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन में कुछ, अब इसमें जो है थोड़ी सी जो है वर्गीकरण में जो है शिथिलता जो है बरतनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजनों या स्वरों के रूप में जो है कतिपय भिन्नताएं जो है लक्षित होती है, उच्चारण के दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी। तो इसलिए इसको जो है अनेक वर्ग में तो बांटते ही हैं, मगर उसी में चूंकि शिथिलता की जो है बात किया कि कोई स्वर जो है व्यंजन की तरह जो है प्रयुक्त होने लगता है, और वैसे ही व्यंजन में कुछ वैसे व्यंजन हैं जो कि स्वरों का जो है गुण प्रदर्शित करते हैं, जिस पर जो है हम लोग संधि का जब पाठ पढ़ेंगे उसमें जो हम लोग विचार करेंगे। तो स्वर जो है मूल रूप से जो है दो प्रकार के हैं। मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या इसको मिश्रित स्वर भी कहते हैं, या संध्यक्षर भी कहते हैं। अब इसकी जो है के भीतर की जो है बात भी जो है जान लेंगे, जब वर्णन करने लगेंगे तो जो है पता चल जाएगा। अब मूल स्वर मूलतः हिंदी में अ, ई, उ और री है। इसको जो है मूल स्वर कहते हैं, और इसी मूल स्वर का जो है ये ह्रस्व रूप भी होता है और दूसरा जो है दीर्घ रूप भी होता है। ह्रस्व रूप, ह्रस्व यानी कि जो है कम, यानी कि जिनके उच्चारण में जो है कम समय लगता है या कम एनर्जी, क्योंकि जो हम लोग जो है बोलते हैं उसमें जो है ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो वह ऊर्जा जो है व्यय होती है। तो जिसमें कम ऊर्जा व्यय होती है वह जो है ह्रस्व स्वर है, और जिसमें लगभग जो है ह्रस्व के जो है दूना या उससे जो है ज़्यादा या जो है अधिक मात्रा में जो ऊर्जा जो है निकालनी देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, तो उसको जो है दीर्घ कहते हैं। तो ह्रस्व का रूप अ, ई, उ, री ये ह्रस्व हैं। अब इसका जो है दीर्घ रूप हो जाता है आ, ई और उ। संस्कृत में जो है एक री का भी जो है दीर्घ रूप होता है, यानी कि यहां पर एक है, इसमें जो है दो कर देते हैं तो जो है दीर्घ रूप हो जाता है। मगर यह जो है हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है, और वैसे भी भाषा में इस री का जो है प्रयोग जो है नहीं होता है। री भाषा का मतलब जो है जो उच्चरित हो रहा है। व्याकरण में जो है री का प्रयोग होता है, मगर जो है भाषा में या उच्चारण में री का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यह जो है भाषा विज्ञान दृष्टि से री तो ह्रस्व स्वर है, मगर जो है व्याकरण की दृष्टि से सिर्फ यह जो है लिखने के लिए प्रयोग में इसका जो है प्रयोग जो है री, र दीर्घ र हर्षई री या री दीर्घई हर्षई री के रूप में होता है। तो अ, ई, उ, री, आ, ई, उ। अब उसके बाद संयुक्त, सारे संयुक्त स्वर जो हैं जो कि मिश्रित भी हैं। कैसे जो है मिश्रित, ये जो है हम लोग जो है बात देखेंगे, और इनको संधि संध्यक्षर भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है बच जाते हैं आ,
ए आई ओ औ, ये जो है 4, तो इस तरीके से जो है 3 और ह्रस्व स्वर 3, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 3 और संध्याक्षर जो है 4 हुए। तो मूल रूप से जो है व्याकरण वगैरह की जो किताब में आप लोग जो है देखते हैं या जो है बताया जाता है या पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो उस आधार पर जो है यहीं 4 3 7 4 11 जो है हो जाते हैं। फिर जो है चूंकि ये तो जो है मिश्रित हैं या संयुक्त हैं, अ और ई मिलकर के ए हो जाते हैं, इसलिए अ के साथ जो है ई का संयोग हो जाता है तो ए हो जाता है, और ए से अय हो जाता है। वैसे ही अ उ मिलते हैं, अ और उ का संयोग जब कराते हैं तो ओ औ हो जाता है। तो इसलिए यह जो है संयुक्त है और ई के संयोग से संयुक्त, और अ और ई के जो है मिश्रण से बने इसलिए मिश्रित हैं, और संधि कराने से जो है बने हैं इसलिए संध्याक्षर है। अब उसके बाद एक जो है और आता है जो कि मूल रूप से न तो पूरी तरह जो है यह स्वर है और न जो है पूरी तरह यह जो है व्यंजन है, और उसको हम कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग और अ, ये जो है अयोग वाह हैं। तो कुल संग यहाँ पर जो है 2 और जोड़ दें तो स्वरों की संख्या यहाँ पर 13 हो जाती है। अब अयोग वाह नाम क्यों पड़ा, तो इसके जो है कारण है। एक तो जो है व्याकरण की पुस्तकों में दिखता है कि ये न तो स्वर हैं, न तो पूरी तरह जो है स्वर हैं, और न पूरी तरह जो है व्यंजन है। क्यों कि ये जो है अन आ, इनका उच्चारण जो है स्वर जो है स्वयं उच्चरित होते हैं, उनमें कहीं जो है उच्चारण में जो है अवरोध होता भी है तो अत्यंत न्यूनता के साथ होता है, मगर ये जो हैं और जो व्यंजन होते हैं वे जो है स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो अन और अ यानी कि अनुस्वार और जो है विसर्ग को जो है बिना स्वर के सहायता के उच्चरित हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये व्यंजन की तरह भी लगते हैं, तो इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। और दूसरा अ का मतलब होता है नहीं, अयोग का मतलब जो है जोड़, अयोगवाह जो बना है अयोग वाह, वाह का मतलब जो है ढोना होता है, योग का मतलब जो है जोड़ना या जुड़ा, और अ का मतलब जो है 2 अर्थ निकलेगा, अ के साथ योग तब वाह, अ के साथ योग तब जो है वाह, यानी अ अन, यानी कि जहां भी जो है देखेंगे जैसे कि अंत, दुह, दुखद जो है दुह, तो अ आदि के साथ ये जो है इनका योग होता है। यहाँ पर अ के साथ योग हुआ है, यहाँ पर उ के साथ यह जो है उह उच्चरित कर रहे हैं, इसलिए ये जो है अयोगवाह कहते हैं, कहलाते हैं। चूंकि अ के बिना, अ आदि के बिना, अ आदि का मतलब कहने का मतलब हुआ अ ई उ आदि के साथ योग होता है तभी ये वाह होते हैं, यानी कि ढोए जा, एक तरह से अ आदि के द्वारा ये ढोए जाते हैं। और दूसरा अर्थ नौ का जो है, नौ अर्थ में नौ योग किंतु वाह, यानी कि यहाँ पर जो है मात्राएं होती है, मात्रा हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ, तो अन्य मात्राएं, अब जैसे कि की मात्रा है, अब क में ई की मात्रा, क में ई लगा है तब हुआ, और ई की मात्रा जो है
हर्षई है, ई की मात्रा ये हर्षई है। तो तब जा करके ई जो है लुप्त हो जाता है और जो है क के साथ जो है जुड़ जाता है, तब यह जो है की होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ई अपनी जो है अपने आप को जो है समर्पित कर देता है या विसर्जित कर देता है और अपना अवशेष जो है मात्रा के रूप में छोड़ देता है, तो बनता है जो है की। मगर और साथ में जुड़ जाते हैं, किंतु अंत और दुखद या आप जो है कहीं भी जो है लिख लीजिए, यह जो है दोनों जो है अलग अलग रहते हैं हमेशा। मात्राएं जो है इनकी जो है इनके साथ जो है जुड़ती नहीं है, इसलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। तो यही जो है स्थिति है अयोगवाह की। तो अयोगवाहों की संख्या जो है 2 हो गई। अब जो है इनके साथ एक और स्थिति है कि ये स्वर की सहायता से तो उच्चरित होते हैं और स्वर के बाद इनका जो है स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, किंतु उच्चारण जो है इनका जो है स्वर के बाद होता है। जबकि जो है व्यंजनों में हमने जो है देखा है कि व्यंजन में जो है अंतिम जो है अक्षर जो होता है या ध्वनि जो होती है वह जो है स्वर होती है। जैसे कि एक ही यही ले लेते हैं अंत, और जो है यहाँ पर यानी कि स्वर लगा, इसका जो है व्यंजन के साथ अगर जो है स्वर लगता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, अंतिम में जो है अ की जो है अस्वर होता है अंतिम में। मगर जहाँ ये व्यंजन अयोगवाह लगते हैं तो इनका उच्चारण जहाँ पर जो है लगते हैं उसके जो है बाद में उच्चरित होते हैं। यानी कि स्वर यहाँ पर जो है बाद में, पहले उच्चरित हो जाता है और ये बाद में उच्चरित होते हैं। इसलिए भी ये स्वर यानी कि विशुद्ध या जिसको 26 कैरेट या 28 कैरेट कहें तो ये 28 कैरेट स्वर नहीं है। तो मूल रूप से यही जो है स्वर विचार है, स्वरों पर जो है विचार है। और इसके बाद एक और जो है स्वर जो कि है गृहीत किया गया है। गृहीत यानी कि जो है दूसरी भाषा, चूंकि हिंदी को सर्वव्यापी बनाने के लिए और बहुत दिनों तक जो है यहाँ पर अंग्रेजों का जो है राज्य रहा था, तो अंग्रेजी से जो है भी बहुत कुछ जो है शब्द जो है आ गए हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, ऑफ हुआ, डॉक्टर ऑफ, तो उसके लिए एक जो है स्वर जो है अपना लिया गया है औ के अर्थ में। तो एक यह भी जो है रूप जो है मिल गया है हिंदी की जो है वर्णमाला में, जो है परिनिष्ठित जो है वर्णमाला में। इस भांति स्वरों के जो है कुल जो है 14 रूप हैं, जिसमें हिंदी के 11 हैं मूल स्वर और मिश्रित स्वर, और 2 जो है अयोगवाह। तो 13 जो है वर्ण हैं या ध्वनियां हैं। उच्चारण रूप में कहें तो ध्वनियां हैं, और लिखित रूप में या भाषा के रूप में जो है भाषा के जो है लिखित रूप में या पुस्तकों के रूप में, पुस्तकों में जिस रूप में आते हैं उनकी संख्या 14 है। तो और स्वर हो गए। अब स्वर के बाद जो है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा सामान्यतः यही है कि व्यंजन जो है वे उच्चार्य भाषा के वे जो है उच्चरित लघुत्तम इकाई जो स्वर की सहायता से उच्चरित होती है उसको जो है व्यंजन कहते हैं।
व्यंजनों का भी जो है बहुत ही व्याकरणिक जो है विश्लेषण, वर्गीकरण और वर्णमाला में उनको स्थान दिया गया है। जैसा देखेंगे तो जो है हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा। तो व्यंजन को मूल रूप में 3 वर्ग में जो है बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहले जो है स्पर्श वर्ण, दूसरा जो है अंतस्थ वर्ण और तीसरा ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण यानी कि जो है क से लेकर के म तक, क से म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ य, इसकी जो है 5 वर्ग हो जाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो 5 25 वर्ण हो जाते हैं स्पर्श वर्ण। अंतस्थ य र ल व, जिसकी जो है चर्चा जो है मैं किया कि कुछ वर्ण वैसे होते हैं जो कि स्वर की तरह जो है व्यवहार करते हैं, उनको जो है न तो ये पूरी तरह जो है व्यंजन है और न पूरी तरह जो है स्वर हैं, इसलिए इनको अंतस्थ जो है कहा गया है। और क्यों कहा गया है इस पर भी हम लोग विचार कर लेंगे। और ऊष्म में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये 4 जो है, तो इस भांति जो है 4 ये हो गए। 25, 4 29, 4 33। तो हिंदी में जो है वर्णों की संख्या, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 है। और हिंदी और स्वरों की संख्या मूल जो है 11 है और 2 जो है अयोगवा है। तो इस भांति हिंदी में जो है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल शब्दों की वर्णों की संख्या जो है 46 है। अब जो है स्पर्श वर्ण क्या कहते हैं वैज्ञानिक ढंग से? स्पर्श यानी कि जो है भाषा का की उत्पत्ति जो होती है जो है फेफड़े से बाहर को निकालने के दरमियान, और जब कुछ कहने की इच्छा होती है उस स्थिति में वह जो है प्राण वायु निकलती है, तो श्वास नली से जो है निकल करके जो है कंठ के पास आती है और कंठ जो है एक वाल्व की तरह जो है काम करता है। वहीं पर जो है उसमें वह जो है उस नली को जो है प्रवेश का स्पर्श करते हुए वह ध्वनियाँ जो है निकलती है। तो इसलिए इनका नाम जो है अंतस्थ पड़ा। अब जैसे कि क कवर्ग की ध्वनि है क ख ग घ, अब इसी के साथ जो है मैं उच्चारण स्थान भी जो है बता देता हूँ, ध्वनियों का उच्चारण स्थान। तो जो है स्पर्श वर्ण जो हैं, जैसे कि अब जो है कवर्ग कहने का मतलब कवर्ग, तो क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। अब हम लोग जो है ध्यान दें कि जब इसका उच्चारण हम जो है करते हैं तो जो फेफड़े से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कहाँ पर हम रुकते हैं, यानी कि इसके लिए यह कि किस ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है कहाँ है, यह जो है जानने के लिए आपको संस्कृत वाला अकु विसर्गनीय नाम कंठा, और बच्चे जो है विद्यार्थी जो है छोटे छोटे वो कैसे जो है रट भी पाएंगे, लंबा है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है आप जो है प्रयास जो है करके जो है देखिए कि जो है क अगर जो है हम कहना चाहें तो क ख ग घ,
तो उच्चारण करते समय जो है कंठ के पास जो है झटका देना पड़ता है, तब जो है क ख ग घी ध्वनि आती है। और उसके बाद जो है अंग जब आते हैं तो कंठ से ही निकलता है, मगर जो है कंठ वह जो है कुछ वायु जो है नाक से निकलने लगती है। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है ना, उसको जो है नासिक वर्ण जो है कहते हैं, यानी कि उसकी जो है जिस स्थान के हैं वे, यानी कि जिस वर्ग के हैं उस वर्ग के जो है के लिए जो स्थान निर्धारित है कंठ, तो ये कंठ और नासिका से जो है उच्चरित होते हैं। यानी कि चलेंगे जो है कंठ से, कंठ के पास रुकेंगे, मगर जो है निकाला जाएगा जो है नासिका से। वैसे ही च छ ज झ, च छ ज झ, इसको जो है जब देखेंगे तो उच्चारण जब करेंगे तो च छ ज झ, च छ ज झ, कंठ के पास से नहीं, वरन जो है जीभ का जो है अगला भाग जो है ना, वो तालू के पास ले जाते हैं, वहाँ से जो है झटका, कंठ से जो है झटका देते हैं, तो तालू को स्पर्श करते हुए या तालू को जो है झटका देते हुए तालू से जो है सटी हुई जीभ को जो है झटका दे करके हटाते हुए च छ ज झ की जो है ध्वनि उच्चरित होती है। वैसे ही यो तालव्य नासिक है, तालू और नासिका से, तालू के पास जो है स्पर्श, मगर वो जो है निकल जाती है नाक से। वैसे ही ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, यहाँ पर जो है हम लोग जो है देखेंगे तो यह जो है मूर्धा, मूर्धा यानी कि जो है तालू के ऊपर जो है जो खुरदरा जहाँ से जो है शुरू होता है, जीभ निकाल लगा करके जो है देखें तो जहाँ एकदम जो है ऊपर के भाग में जहाँ जो है चिकना और रुखड़ा दोनों का जो है मिलन होता है, वहाँ से जो है जीभ को जो है के अगले भाग पर, यानी कि जीभ के नोक को जब वहाँ पर जो है सटाते हैं और जब झटका मारते हैं, तब जो है ट ठ ड की ध्वनि निकलती है और अण। तो इनका उच्चारण जो है मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा। वैसे ही त थ द ध, त थ द ध, इसका उच्चारण त जब जो है दांत के पास जो है ले जाकर के जीभ को जब सटाते हैं, कंठ से निकलने वाली जो है हवा, तो तालू के पास जो दांत है, दांत से या दांत के मदद से जो है हवा जो है रोकी जाती है, तो वहां पर जो है जब झटका देने के बाद जब जीभ हटती है, तब जो है त थ द ध का उच्चारण होता है। तो यह हो गया दंत्य, दांत से दंत्य ध्वनि हो गई। अब जो है त थ द ध के बाद प फ ब भ, यानी कि उच्चारण जब करेंगे तो मुंह अगर जो है खुला रहेगा तभी ये ऊपर वाली ध्वनियां जो है निकलेगी, मगर जब ओठ से जो है सटा लेंगे, जब दांत को सटाएंगे तो दंत्य, दांत के पास हवा रोकेंगे, जब मूर्धा के पास रोकने की कोशिश करेंगे तो मूर्धन्य, जब तालु के पास रोकने की कोशिश करेंगे तो तालव्य, और जब कंठ के पास ही रोके हुए हैं तो कंठ। और जब ओठ से जो है यानी कि पूरे मुंह में ही जो है हवा थोड़ी देर गूंजेगी और उसके बाद जो है झटके से जो है अधर और ओठ को, अधर या नीचे वाला अधर, ऊपर वाला जो है ओठ है, तो जब झटका देगी और खुलेगा तब जो है ये ध्वनि निकलेगी, ओष्ठ ध्वनि। उसके बाद जो है तो ये स्पर्श वर्ण हो गए। अब उसके बाद जो है स्पर्श वर्ण अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ जो है वर्ण जो है क्यों इनको कहा गया, पहले ये जो है जान ले। तो दो कारण हैं अंतस्थ कहने का, कि एक पहला कारण है
कि ये न तो स्वर है, ये न तो पूरी तरह स्वर है और न पूरी तरह स्वर न व्यंजन। स्थान स्थान पर ये अपना रूप जो है बदलते रहते हैं, इसलिए ये जो है अंतस्थ है। और दूसरा कारण ये है कि जब हम लोग जो है उच्चारण करेंगे, अंतस्थ वर्ण जो है य, र, ल और व है, य, र, ल, व। तो जब उच्चारण जब करते हैं तो हमने ये देखा कि जो है हवा जो है बाहर निकल जाती है, मगर जो है य, व, य, र, ल, व का जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है बाहर नहीं निकलती है और लगता है कि जो है ये ध्वनियाँ जो है मुंह के भीतर ही जो है रह गई है, निकल रही है बाहर, मगर जो है फिर जब अनुभव करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये भीतर ही, जैसे कि य, र, ल, व। तो इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। पहला कारण स्वर और व्यंजन दोनों के जो है इनमें गुण मिलते हैं, इसलिए अंतस्थ हैं। और दूसरा कि ये भीतर ही जो है, अंत माने जो है भीतर, अस्था माने जो है ठहर जाती हैं। अंतः अस्थ, अंत माने भीतर, भीतर, अस्थ माने ठहराव, ठहराव, तो इसलिए ये अंतस्थ हैं। अब इनका उच्चारण, य उच्चारण करके देखें, य, तो यहाँ पर इसका जो है रुकाव, इसको हम लोग कहाँ पर रोकते हैं, तालु के पास। य, र यानी कि जो है मूर्धा के पास, र, ल दांत के पास, व दांत भी सटाते हैं, ओष्ठ भी सटाते हैं, इसलिए जो है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ध्वनि। यह क्या है, तालव्य, र मूर्धन्य, ल दंत्य और व दंतोष्ठ्य। अब एक प्रश्न जो है पूछा जाता है विद्यार्थियों के लिए अक्सर कि जो है व और ब के उच्चारण में उच्चारण स्थान में क्या अंतर है, या व और ब में अंतर क्या है। तो ब जो है, एक तो अंतर यही है कि ब जो है स्पर्श व्यंजन है और व जो है अंतस्थ व्यंजन है। दूसरा उच्चारण स्थान, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अब उसके बाद जो है बचते हैं जो है स्पर, अंतस्थ हो गया। अंतस्थ के बाद ऊष्म, ऊष्म जो ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, श, श और ह। तो इनको ऊष्म क्यों कहते हैं, तो ऊष्म इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये ध्वनियाँ जो है घर्षण जो है करने के जो है उपरांत निकलती है, श यानी कि रगड़ करके निकलती है। और मालूम है कि रगड़ने से, हाथ रगड़ करके जो है, जाड़ा में खूब जो है हाथ रगड़ रहे हैं इन दिनों लोग, तो क्यों कि जो है गर्मी आए। तो जब ध्वनियाँ जो है स का उच्चारण हम जब करते हैं तो वह जो है रगड़ के साथ जो है निकलती है, जिससे ऊष्मा भी जो है निकलती है, इसलिए इनको जो है ऊष्म व्यंजन जो है कहते हैं। और जहाँ तक उच्चारण का स्थान इनका, तो पढ़ने में हम लोग को पढ़ाया गया है कि तालव्य स, तो तालव्य यानी कि तालु वाला स, मूर्धन्य स यानी कि मूर्धा वाला स, मूर्धा से उच्चरित होने वाला, दंती स या दंतव्य स, तो सीधे है कि दांत से जो है, यानी कि इसका जो है सम, और ह यानी कि जो है ह जब कहते हैं तो जो है कंठ के पास एक ही बार जो है झटका मारते हैं तो जो है ह ध्वनि का जो है उच्चारण हो जाता है। इस प्रकार जो है वर्णमाला के ये जो है रूप हुए। अब इसमें जो है 33 जो है ये हो गए, 11 स्वर, 2 अयोगवा। अब इनमें जो है यहाँ भी जो है वही स्थिति है कि कुछ जो है प्रसंगवश जो है कहा था कि जो है मुख सुख और हस्त सुख के लिए ध्वनियों
शब्दों और शब्दों में जो है लोग जो है परिवर्तन कर देते हैं। तो हस्तसुख के लिए जो ध्वनियाँ जो है विकसित की गई उनको जो है संयुक्त जो है व्यंजन जो है कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है 4 है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 है। वे कौन कौन है संयुक्त व्यंजन? तो छ, त्र, ज्ञ एवं श्र। क श को मिला करके, क और श को मिला करके छ बनाया गया। तो और र को जो है मिला करके त्र बनाया गया। ज और य को मिला करके ज्ञ बनाया गया। और स और र को मिला करके, स और र को मिला करके श्र बनाया गया। इसके अलावे तो ये जो हो गई संयुक्त व्यंजन। उसके बाद जो है कुछ जो है गिरहित व्यंजन, यानी कि जो है जो बाहर से जो है, क्योंकि बहुत दिनों तक जो है मुसलमानों का भी जो है अपने देश पर जो है शासन रहा, जो अरबी, तुर्की, फारसी का जो है व्यवहार के शब्द जो है लेकर के आए। अंग्रेज़ों का जो है रहा, तो अंग्रेजी के भी जो है कुछ जो है वर्ण रहे, जिनका जो है सटीक जो है उच्चारण के लिए हिंदी में जो है देवनागरी लिपि में जो है वर्ण नहीं थे, तो इसलिए जो है उनको जो है अपना लिया गया। तो वे हैं क, ख, ग, ज़ और फ। ये ज़ जो है जेड के लिए है। और घोष जो है घर्षण से जो है बना है। घर्षण यानी कि जब हम लोग जो है फेफड़े से जब हवा जब निकालते हैं, प्राणवायु जब निकालते हैं का जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, तो स्वर तंत्रियों को जो है का घर्षण करते हुए निकलती है। तो घर्षण से उसमें जो है क्या होता है, स्वर तंत्रियों में जो है वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। तो जिन ध्वनियों में जो है कंपन होता है उच्चारण में, उसको जो है घोष कहते हैं। घोष को ही जो है सघोष भी कहते हैं, यानी कि जो है स का मतलब जो है सहित, तो घोष के जो है साथ। और अब घोष, और अगर जो है घर्षण नहीं हो रहा है तो वह हो गया अघोष। तो जो है वर्ण विचार में जब हम देखेंगे तो क और ख, यानी प्रत्येक वर्ग के जो है पहला जो है वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, ये जो है झटके से जो है निकल जाती है। त, थ, प, फ, ये जो है झटके से जो है निकल जाती है, कहीं जो है घर्षण जो है नहीं होता है, इसलिए इनको जो है अघोष जो है कहते हैं। और जो है तीनों स जो है ना, ये भी जो है अघोष हैं। स, श, श, ये क्या है? अघोष है। इनके उच्चारण में जो है घर्षण नहीं होता है। इसके अलावे जो है बच गए वे सभी जो है घोष हैं। इनकी संख्या जो है 13 है। 5 दूनी का 10 और 3 13। और उसके बाद जो है सघोष जो बच गए, यानी कि जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग, घ, अंग, ग, घ, अंग, ड, ढ, अण, ट, त, द, ध, न, ब, भ, म, ये सब जो है घोष है। और साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? य, र, ल, य, र, ल, ओ, और इसी में एक जो है ह भी है। अंतस्थ व्यंजन एवं ह, ये है घोष वर्ण। अब उसके बाद जो है एक प्रश्न और अल्प प्राण और महाप्राण से आता है कि यह कौन जो है अल्प प्राण है कि जो है महाप्राण है। प्राण का मतलब वही जो है प्राण वायु,
और प्राणवायु यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्प का मतलब हुआ जो है थोड़ा कम, यानी कि जिस ध्वनि के उच्चारण में जो है कम वायु का जो है कम वायु निकालते हैं उसको जो है अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें ज़्यादा जो है ध्वनियाँ जो है ज़्यादा जो है प्राणवायु की जो है ज़रूरत पड़ती है उसको जो है महाप्राण जो है कहते हैं। और अल्प प्राण में जो है अल्प प्राण यानी कि अल्प प्राण वायु की जो है ज़रूरत होती है। तो और महाप्राण में जो है ज़्यादा जो है, महा का मतलब होता है जहाँ ज़्यादा बहुत, तो जो है जब ध्यान देंगे तो दूसरी चौथी जो है ध्वनि और ह ध्वनि और इसके साथ जो है एक उच्छिप्त जो है ढ ध्वनि जो है ना वह जो है महाप्राण है। इसमें यहाँ अड़ भी जो है अड़ अल्प प्राण है। और इसको जो है पहचानने का जो है सबसे जो है सही तरीका है कि अंग्रेजी में अगर जो है समझने के लिए दूसरी भाषा से भी ले लिया जाए तो कोई जो है दोष जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि महत्व है जो है समझना का। तो जिन ध्वनियों में या जिनके जो है स्पेलिंग में हम अंग्रेजी में जो है वर्णमाला को अगर क ख ग घ को लिखते हैं क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, तो जिन ध्वनियों में जो है ऐसे लिखेंगे के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, तो जिनमें जो है एच ध्वनि जो है मिल रही है उसको जो है हम कहते हैं महाप्राण ध्वनि। तो देख लें दूसरा और चौथा जो है ध्वनि जो है महाप्राण की है। एक अपवाद है कि जो है वह अपवाद है सी एच से च होता है, सी एस से छ होता है, जे से ज होता है और जे एस से झ, एन से य। तो यही जो है एक अपवाद है कि सी ए च में जो है सी जो है लगा हुआ है, बावजूद यह जो है अल्प प्राण ही है, मगर जो है उसके बाद जो है और कोई अल्प सब जो है एच जो तो लगा हुआ है। और एक और अपवाद है जिसमें एच नहीं है मगर वह जो है महाप्राण है। वह क्या है? जब तलाबे स, मूर्धनी स, दंती स और ह लिखते हैं तो तालाबे स एस से तालाबे स, एस से मूर्धनी स और एस से दंती स। तो ये दो अपवाद हैं कि सी एच में एच है मगर वह अल्प प्राण है, और एस में स में एच नहीं है मगर वह जो है अल्प प्राण न हो करके महाप्राण है। तो यही जो है अपवाद है। मूल रूप से यही जो है आपका जो है वर्ण विचार है, और इसी पर जो है पूरा जो है आपका जो है व्याकरण जो है आधारित है। मुझे लगता है कि आपको जो है समझ में जो है आ गया होगा, चूँकि प्रसंगवश जो है वर्ण विचार के अलावे पूरा जो है व्याकरण जो है हमें जो है जानना है, इसलिए थोड़ा जो है इसमें जो है विषयांतर भी होना पड़ा। तो जितने की ज़रूरत हो उतने को जो है इसमें से जो है ग्रहण कर लीजिएगा। शुरू के जो भाव जो है हमने या विचार जो रखे वह जो है विशेष करके उपयोगी छात्रों बच्चों के लिए तो कम है, मगर जो है जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए वह जो है महत्वपूर्ण है। और बस फिर जो है आगे हम लोग जो है मिलेंगे अब जो है शब्द विचार में कि शब्द जो है कैसे बनते हैं, फिर वाक्य विचार में, और उसके बाद जो है हम लोग रचना में जो है मिलेंगे। बहुत बहुत जो है धन्यवाद, और ऐसे ही जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर भी जो है कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि और जो है इसको जो है
अच्छे ढंग से मैं आपके सामने जो है ला सकूं। चूँकि जो है साधन जो है मेरे पास जो है बहुत कम है। तो हम लोगों के गुरुजी बताए हैं कि साधन पर उतना जो है गौर नहीं करना है, साधना करनी है, भवन की नहीं भावना की ज़रूरत होती है। तो साधना मैं कर रहा हूँ और भावना है कि आपको अच्छी से अच्छी जो है चीज़ और अच्छे कंटेंट जो है दे सकूँ। तो लंबा हो रहा है तो जो है झेल लीजिएगा। नमस्कार।